हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इस वीडियो से हम हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में पूरे मॉक टेस्ट को फुल एक्सप्लेन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा गालिब। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत हरियाणा से है। पानीपत में इनका जन्म हुआ था और मिर्जा गालिब के ये शिष्य रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हरियाणा में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली नाम से हरियाणा उर्दू एकेडमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि हरियाणा उर्दू एकेडमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा गालिब के शिष्य रहे हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका उपमंडल आता है हरियाणा के पंचकुला जिले में। तो अंबाला की पंचकुला और कालका तहसील को मिलाकर, ठीक है, पंचकुला जिले का निर्माण किया गया। और आपको ये बताना है कि पंचकुला जिले को जिले का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालका उपमंडल हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर आता है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई है भाखड़ा नहर से। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो भाखड़ा नहर से हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को निकाला गया है, जिससे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 21 नवंबर 1967 को, 1967 को। और उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, तो उसमें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को लगा था। और कब तक? 21 मई 1968 तक। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक जो है रहने वाला राष्ट्रपति शासन था। तो आपको बताना है कि हरियाणा में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और जब सेकेंड टाइम दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश सिंह। ऑप्शन ए इज राइट, जगदीश सिंह। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास कथन है, पहला, हरियाणा में कुल प्रजनन दर जो रिप्रोडक्शन रेट है वो है 2.3। सेकंड है, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम बात करें, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। तो हरियाणा में प्रजनन दर 2.3 है और शिशु मृत्यु दर 41 है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए कम भी हुई थी, 2014 के आसपास ये 2.2 भी हो गई थी प्रजनन दर। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। तो ये योजना संबंधित है ध्वजारोहण से। तो इसमें जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की होती है, तो वो स्कूल में जो है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के दिन ध्वजारोहण करती है। और इस योजना को शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत अगस्त 2015 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो हरियाणा के किस जिले में उर्दू बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। सो ऑप्शन बी इज राइट, उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्वेश्वर महादेव मंदिर की, तो ये कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में से ये एक मंदिर इसको माना जाता है। सर्वेश्वर महादेव का मंदिर अगर हम बात करें ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीच में स्थित है और इस मंदिर के चारों ओर जल भरा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, महाभारत काल में कुंती ने भगवान शंकर की आराधना की थी। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा है, कवि राजमार्ग नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कवि राजमार्ग नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक है अमोघ वर्ष। ठीक है, तो अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट वंश के राजा रहे हैं और अमोघ वर्ष का नाम होता है भगवान गणेश। ठीक है, भगवान गणेश के ही दूसरे नाम को अमोघ वर्ष कहा जाता है। ये राष्ट्रकूट वंश के जो है राजा रहे हैं, शासक रहे हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रकूट जो वंश है उसके संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं दंती दुर्ग। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कवि राजमार्ग के जो लेखक है अमोघ वर्ष है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका से 14वीं शताब्दी के अंदर ये भारत आया था और उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भारत में चल रहा था। ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ठीक है, मोरक्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद है, अगर हम बात करें तो ये है आगरा के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सो अगर हम बात करें ऑप्शन ए इज राइट, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है और 1917 के कोलकाता अधिवेशन में जो है एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था। और सेकंड ऑप्शन की बात करें सरोजिनी नायडू, तो ये पहली महिला गवर्नर रही है भारत की। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, एनी बेसेंट, जो कि 1917 में जो है महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेंद अवेस्ता निम्नलिखित में से किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेंद अवेस्ता में भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है, उपदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, अमजद अली खां किस वाद्य में निपुण है? तो अमजद अली खां एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है। ठीक है, और ये सरोद वादक है, यानी कि सरोद वादक है अमजद अली खां। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये कृषि दी हुई है, अलग अलग तरह के देश दिए हुए हैं कि जैसे लाइक चेना जो है वो श्रीलंका में की जाती है, लडांग मलेशिया में, मिला पाकिस्तान में। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सो अगर हम बात करें ऑप्शन सी यानी कि मिल्या, जो मिल्या है वो एक तरह के पेड़ होते हैं ये, जो कि पाकिस्तान में नहीं पाए जाते हैं। सो यहाँ पर सही सुमेलित युग्म ऑप्शन सी नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह में शामिल नहीं था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बेसिकली अगर हम बात करें कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर
WW2 जो है वो चला था। और अगर हम बात करें कौन सा मित्र राष्ट्र समूह में शामिल नहीं था, सो ये कंट्री था ऑप्शन ए जापान। ठीक है, तो जापान जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह में शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत सागर यानी कि डेड सी को मृत सागर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो मृत सागर है या डेड सी है, इसमें हाई सैलिनिटी है, यानी कि अगर हम बात करें तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा लवणीय है और इस वजह से इसमें कोई जलीय जीवन नहीं होता है, यानी कि फिश वगैरह या जो भी एक्वा एनिमल्स होते हैं वो इसमें स्टे नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसी वजह से इसको मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सो ये होती है 250। ठीक है, तो 250 जो है अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस युद्ध में वर्ष 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये की गई थी फ्रांस पर्सा युद्ध में। ठीक है, फ्रांस पर्सा युद्ध में वर्ष 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि जो है हस्ताक्षरित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? तो ये की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो उनका संरक्षक कौन होता है? तो उनका संरक्षक होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पानी में हवा का बुलबुला किसके जैसे कार्य करता है? तो ये करता है अवतल लेंस की तरह। ठीक है, जैसे ये एक हवा का बुलबुला है, अगर हम पानी में से जो है इसमें लाइट वगैरह इसमें पास करती है तो जो लाइट है वो बेसिकली यहाँ से क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, लाइट इसमें से डाइवर्ज हो जाती है, लाइट रेज, और डाइवर्जिंग जो लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी होती है वो होती है कनकेव लेंस की। ठीक है, तो एक ये भी रीजन है कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से, क्योंकि पानी डेंस है, ज़्यादा डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा है पानी की, और जो वायु है या एयर है उसकी डेंसिटी कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 1.53 के लगभग होता है। तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से वो जो है आगे चली जाएगी, और ये प्रॉपर्टी होती है। तो जो अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए कनकेव लेंस बिहेव करता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इनके साथ 2 अदर साइंटिस्ट थे, तो इनको एज ए कंबाइंड जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनको मिला था जेनेटिक कोड का जो लेख है उसको इन्होंने प्रस्तावित किया था, एक्सप्लेन किया था, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर के जो कशेरुकाएं होती हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो हाथ, अंगुली और कलाई है उसमें लगभग 54 जो हड्डियां हैं वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? जो आरबीसीज होती है तो उनका आकार होता है लगभग गोलाकार। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? तो ऐसा व्यक्ति जो मलेरिया से प्रभावित है तो उसके ब्लड में कमी हो जाती है लाल रक्त कणिकाओं की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडोहेड्रल फ्लोरेन क्या है? तो इंडोहेड्रल फ्लोरेन है बेसिकली एक सबसे महंगी नवीन धातु। ठीक है, तो विश्व की सबसे महंगी नवीन धातु है जो कि प्रेजेंट में ही जो है खोजी गई है, तो ये है
इंडोहेड्रल फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन स्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट, स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन। तो जीन के अंदर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है दैट इज कॉल्ड संयोजन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1) में पशु शब्द के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो क्या क्या शामिल किए गए हैं? तो उभयचर पक्षी और स्तनधारी, रेंगने वाले और उसके बच्चे और पक्षी, और रेंगने वालों के अंडे, और टोटल ये सभी। तो ये सभी जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा में पशु शब्द के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित किए गए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये राज्य दिए हुए हैं। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है कराकोरम, जो कि नहीं है सुमेलित विद उत्तराखंड। बाकी तीनों सही है। नामेरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, कैमूर बिहार में है, अचनकमर छत्तीसगढ़ में है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बक्सर के युद्ध में जो कि 1764 यानी कि 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था बल देती है समाजवादी और आर्थिक मूल्य पर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक यानी कि इन सभी में संयुक्त रूप से जो है होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है रेपो रेट को निर्धारित करता है। तो रेपो रेट होती क्या है? रेपो रेट होती है कि एक ऐसी रेट, ठीक है, ऐसी दर जिसे जो आरबीआई है वो दूसरे बैंकों को कर्ज देता है, लोन देता है। ठीक है, यानी कि अदर बैंक को देगा आरबीआई और जो अदर बैंक है वो कस्टमर्स को देंगे। ठीक है, और वर्तमान में कितनी चल रही है भारत में रेपो रेट? दिस इज 3.35%। ठीक है, ओके, तो जब महंगाई बढ़ जाती है तो जो आरबीआई है वो इस रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 इज, बादशाह फर्रुख हसीर के दरबार में वर्ष 1715 में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आया था? तो ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आया था बेसिकली जॉन सुरमन की अध्यक्षता में। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट, जॉन सुरमन। ठीक है, चलिए कब आया था ये? 1715 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत के थल सेना अध्यक्ष बेसिकली ये ऑप्शन सारे यहाँ पर रॉन्ग दिए हुए हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जो है वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द इनर फायर के लेखक कौन है? सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिंटन एफ नरीमन। तो रोहिंटन एफ नरीमन जो है द इनर फायर बुक के लेखक है। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेडोवा की लड़ाई वर्ष 1866 में किस शक्ति को पराजय का सामना करना पड़ा? तो सेडोवा की लड़ाई में जो कि 1866 में हुई थी, तो इसमें किस शक्ति को हार का सामना करना पड़ा? सो ऑप्शन ए इज राइट, ऑस्ट्रिया। ठीक है, सो ऑस्ट्रिया को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित
केंद्र के दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई। ये दिशा निर्देश किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थे? ठीक है, सो ये थे KS राधाकृष्णन समिति। ठीक है, सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ दिशा निर्देश थे और ये दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको मंजूरी प्रदान की गई। KS राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर आधारित ये दिशा निर्देश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल सुरंग गोटहार्ड बेस टनल किस देश में है? सो ये है स्विट्जरलैंड में। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है गोटहार्ड, तो ये है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेपिस्ट। ट्रेपिस्ट क्या है? तो ट्रेपिस्ट इज अ दूरबीन। ठीक है, दिस इज अ टेलीस्कोप। ठीक है, क्या नेम है इसका? ट्रेपिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई के अंदर। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो दिस इज रिलेटेड विद लॉन टेनिस। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट भाषण में सर्वप्रथम जीएसटी पर घोषणा की गई थी? तो जीएसटी पर घोषणा की गई थी 2006 के बजट में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सो भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। ठीक है, सो जो सांख्य फिलोसफी है भारत की सबसे प्राचीनतम फिलोसफी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आंख से सबको देखना। एक आंख से सबको देखना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यह है सबके साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो संख्या से पहले आते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ क्या होता है? चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तो ये होता है डर कर घबरा जाना। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बादलों के समूह को क्या कहते हैं? तो बादलों के समूह को कहते हैं घटा। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंची किस भाषा का शब्द है? सो कैंची है तुर्की भाषा का शब्द। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली है, तो हरियाली है एक भाववाचक संख्या। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो उसे क्या कहेंगे? तो जिसके समान कोई दूसरा न हो, दिस इज अद्वितीय। ठीक है, अनोखा, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक को हम क्या कहेंगे? तो दिस इज कॉल्ड अधोपंथ। ठीक है, अधोपंथ। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 में तत्सम शब्द हो जाएगा लूक। ठीक है, लूक यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें तत्सम शब्द का ही चयन करना है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा केतर्त। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, केतर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष जो है यहाँ पर हुआ है उद्ध उपसर्ग का। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, तो जो उन्मेष है वो बना है उद्ध प्लस मेष को मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर द और जो म है वो बन जाते हैं नम। ठीक है, नम। ओके, तो ये हो जाता है उन्मेष। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है बेसिकली, और यहाँ पर उपसर्ग है उद्ध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सो 62 इज अंग अंग फूले न समाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो ये मुहावरा प्रयोग होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में हरी खाद के रूप में प्रयोग होती है? तो भारत में हरी खाद के रूप में प्रयोग होने वाली जो फसल है दिस इज ढेंचा मूंग।
ठीक है। तो जो फलियों वाले पौधे होते हैं वो बेसिकली नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं एनवायरनमेंट में से या एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेकर वो जो है जमीन में जो है उसको क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। तो इसी वजह से जो फलियों वाले पौधे होते हैं दैट इज जो दाल वगैरह है, मूंग वगैरह है, ठीक है, तो ये हरी खाद के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिंडी किस कुल से संबंधित है? ठीक है, तो भिंडी है मालवेसी कुल से, ऑप्शन डी इज राइट, मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? तो भेड़ में जो पूंछ काटने की जो प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं डोकिंग, ऑप्शन सी इज राइट, डोकिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रोग पशुओं में आयोडीन के अभाव से होता है। तो आयोडीन के अभाव से गलखंड रोग होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है घेंगा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, और पशुओं में भी गलखंड रोग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह की सिंचाई विधि है। तो सतह पर जो सिंचाई विधि इस्तेमाल की जाती है तो यह है तोड़, क्यारी, द्रोणी, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 और 69 में 4 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, और हमें जो वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है उसको हमें राइट क्लिक करना है। सो यहाँ पर है बजेट्री, बजेट्री, तो हमें बजेट्री को जो है राइट यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बजेट्री क्या होता है? BUDGETARY, ठीक है, तो बजेट्री इज ऑप्शन ए इज राइट, TARY। ओके, नेक्स्ट है पैरेलल्ड, पैरेलल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें पैरेलल्ड, PARALLELED, ठीक है, PARALLELED, ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज राइट और फर्स्ट में ऑप्शन ए इज राइट, TARY। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सो क्वेश्चन नंबर 70 और 71 में कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए जिसमें एरर है और हमें एरर वाले पार्ट को जो है फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 70 इज दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है, तो ये हाउस जो है स्टोन्स से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टोन्स, तो स्टोन्स क्या है? स्टोन एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में यूज करने के लिए इसके पीछे से एस को हटाना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एरर होगा ऑप्शन सी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। तो बाय द प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर प्रिंसिपल बात की गई है सिद्धांत की, ठीक है, सिद्धांत वाले प्रिंसिपल की, बट यहाँ पर प्रिंसिपल्स का इस AL अगर हम यूज करें प्रिंसिपल्स में तो इसका मीनिंग होता है कोई मेन इंपॉर्टेंट बंदा या कोई मेन चीज, ठीक है, बट यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह आएगा PRINCIPLE, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सिद्धांत या कोई रूल्स वगैरह, ठीक है, यानी कि वो अपने ही बनाए हुए रूल्स पर वो अपनी लाइफ को जी रहा है, ठीक है। ओके, या स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी हम जिसको बोल सकते हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एरर हो जाएगा ऑप्शन बी में। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो गिवन वर्ड है उसका सही मीनिंग इनमें से कौन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन हमारे पास पहला 72 क्वेश्चन है कंसिडरेट, ठीक है, तो कंसिडरेट होता है यानी कि वह व्यक्ति जो बहुत ही सोच विचार करता हो, विचारशील हो, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखता हो, यानी कि बहुत सब चीजें वो विचार करके, ठीक है, फिर करे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉटफुल, ठीक है, यानी कि विचारशील। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इररेजोल्यूट, इररेजोल्यूट का मीनिंग होता है, इररेजोल्यूट का मीनिंग होता है यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें डामाडोल, यानी कि कोई चीज फिक्स ना हो, अनिश्चित सी सब चीज हो, अनसर्टेन चीजें हो, ठीक है, तो अनसर्टेन या अनडिसाइडेड, ठीक है, अनिश्चित, जो बिना किसी निर्णय के ही चले, ठीक है, जैसे डगमग, डामाडोल, इस टाइप से अनिश्चित रूप से, तो ये हो जाएगा अनडिसाइडेड।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें जो है एंटोनियम सेलेक्ट करने हैं हमारे गिवन क्वेश्चंस के। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कॉमरेडरीज। कॉमरेडरीज का मीनिंग होता है सौहार्द, सौहार्द, ठीक है। ओके, और यानी कि भाईचारे की भावना टाइप से। और अगर हम बात करें एनमोसिटी, तो एनमोसिटी का मीनिंग होता है शत्रुता, ठीक है, यानी कि शत्रुता की भावना किसी के मन में हो, तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है किसी को, ठीक है, दोषी करार कर दिया हो, अपराधी किसी को करार कर दिया हो, ठीक है। और एक्विटेड क्या होता है? एक्विटेड होता है विमुक्त करना, यानी कि किसी भी अपराध से उसको फारिग करना, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार थर्ड स्थान पर आए, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर जो वर्ड आएगा डिक्शनरी में वो हमें सिलेक्ट करना है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो सबसे पहले वर्ड आएगा FARM, ठीक है, तो फर्म। देन उसके बाद FAS, यहाँ पर H है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, तो FASH, ठीक है। देन थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा? FAST, ठीक है, फास्ट एंड देन फेट। तो थर्ड पोजीशन पे हमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो जैसे कि अवकाश को हम छुट्टी भी बोलते हैं, समानार्थी शब्द है ये। ऐसे ही व्यवसाय, व्यवसाय मैच हो जाएगा पेशा, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है अनडेटेड इज टू, ATEDUND, प्रोपोर्शनल करेक्ट इज टू। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जैसे 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे ही 3 और 4 यानी कि रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से UND एंड एटिड, तो एटिड यानी कि लास्ट वाले 3 डिजिट इसने पीछे किए हुए हैं और नेक्स्ट जो डिजिट है 4 डिजिट यहाँ पर फ्रंट में रख दिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो लास्ट में क्या आएगा? COR, ठीक है। और जो ये 4 डिजिट है RECT आगे चले आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेक्टर, ठीक है। सो रेक्टर इज ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क किस जगह क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किसी का क्यूब, स्क्वायर, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करें, ठीक है, इनका डिफरेंस अगर हम करें तो हमें देखना है कि क्या आएगा। तो अगर हम 206 को माइनस करें 221 में से, तो ये आएगा हमारे पास 5 और 1, ठीक है। यहाँ से 51 में से 21 को माइनस करेंगे तो 30, ठीक है। और 296 में से 251 को माइनस करेंगे तो 45, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 15 का टेबल यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है, 15, 30, 45, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा फिर 60 और यहाँ पर क्या आएगा 75, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 60, इसमें जो नेक्स्ट नंबर है वो 60 ज़्यादा होगा, तो 60 ज़्यादा कैसे हो जाएगा? 296 में हम 60 को ऐड करेंगे तो 6 और 9 और 6 15, 2 और 1 3, तो नेक्स्ट हमारा होगा 356, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, देन क्वेश्चन मार्क 29, 40, 58 एंड 85, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमें माइनस करना होगा अगेन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास नंबर है ही नहीं। 40 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 58 में से 40 को, तो 8 एंड 1, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 85 में से 58 को माइनस करेंगे तो 27, ठीक है। अगेन इनको अगर हम फिर से माइनस करें तो 18 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा 7, और यहाँ पर क्या आएगा 9, ठीक है। ओके, तो 7 और 9 एक तरह से ऑड नंबर की सीरीज बन रही है। तो अगर हम क्या करें
यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, ठीक है। 5 कैसे आएगा, तो ये हमारे पास 18 है, 18 में से हम किस नंबर को सॉरी 11 में से हम किस नंबर को माइनस करें कि हमारे पास क्या आए, 5 आए, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, ठीक है, ओके। और 5 के बाद क्या आएगा 3, तो 6 में से हम किस नंबर को माइनस करें कि 3 आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 20 और कौन सा नंबर यहाँ पर रखे कि डिफरेंस क्या है 3 आए, तो 20 और 23 हो जाएगा, ठीक है। 29 में से 23 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा नंबर होगा 23, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन इज 5 बक्सों ए बी सी डी और ई को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है यदि ए बी के ऊपर है, यानी कि जो ए है वो बी के ऊपर है, ठीक है, और सी डी के ऊपर है, सी जो है वो डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है, सी डी के ऊपर है लेकिन ई से नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी जो है वो ए के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर ए आएगा और देन क्या आएगा फिर बी आएगा, तो मध्य में कौन सा बक्सा है, तो 2 ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, तो मध्य में हो गया डी, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सो क्वेश्चन नंबर 82 इज ए बी सी और डी में प्रत्येक के पास 100 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी, तो सबसे पहले सभी के पास 100 रुपीज है, ओके। देन क्या है, ए बी को 20 रुपए देता है, ए जो है वो बी को 20 रुपए देता है, यानी कि ए में से 20 रुपए कम हो जाएंगे और बी में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और जो सी को 10 रुपए देता है, यानी कि ए बी को 20 देता है और बी जो है वो सी को 10 देता है, यानी कि सी से 10 माइनस हो गए और सॉरी बी से 10 माइनस हो गए और सी में 10 ऐड हो गए, ठीक है। और जिसे डी से 30 मिलते हैं, यानी कि सी को डी से 30 मिलते हैं और यहाँ से 30 माइनस हो जाएंगे डी के। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 100 में से 30 जाएगा तो 70 बचेंगे, 100 + 10 + 30 इज 140, और यहाँ से 100 + 20 इज 120 माइनस 10 इज 110 110, ठीक है। यहाँ से बचेगा 80, तो सी सबसे धनवान है, सी सबसे धनवान है, तो यहाँ बिल्कुल सही है, सी सबसे धनवान है। डी सबसे निर्धन है, तो डी के पास सबसे कम है, ठीक है। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, ए और डी के पास मिलाकर है 180 और 70 इज 150, ठीक है। और सी के पास उससे अधिक रुपए है, तो सी के पास है 140, तो ये कथन गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर कथन जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें चेक नहीं करना है, बी डी से अधिक धनवान है, तो ऑब्वियसली बी जो है वो डी से धनवान है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना था जो कि सही नहीं है, सो ऑप्शन सी इज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, इस तरीके से, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन दी हुई है, तो 6 प्लस की जगह पर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई 64, माइनस की जगह पर हमें क्या करना है डिवाइड 8, ठीक है। डिवाइड की जगह पर हमें करना है +45 और मल्टीप्लाई की जगह पर हमें करना है -8, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना होता है, 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, तो यहाँ पर आएगा 6 × 8 + 45 -8, ठीक है। देन 6 8 जा 48 और 45 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 8 को, तो 45 और 48 कितना हो जाएगा 45 45 90 होते हैं, 90 और 3 93 93 -8, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 85, ठीक है। तो 85 राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आने वाला परसों रविवार है, ठीक है, आने वाला परसों रविवार है, तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। तो आने वाला दिन यानी कि ये टुडे है, ये टुमारो है, ठीक है, और ये क्या है डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। यदि आने वाला परसों ये होगा तो ये रविवार है, दिस इज संडे, ठीक है। तो गत कल से यानी कि ये येस्टरडे था, से 3 दिन पहले
1, 2 और 3 कौन सा दिन था? तो ये संडे से पहले था सैटरडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर अगर हम बात करें फ्राइडे से पहले थर्सडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर ट्यूसडे, तो यहाँ पर क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर गिवन वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट से हम कौन सा वर्ड यहाँ पर नहीं बना सकते हैं? तो एडवाइज, ADVISE बना सकते हैं। डाइवर्स, DIVERSE, ठीक है, बना सकते हैं। देन है टाइम, TIM और E बना सकते हैं। देन है रिवर्स, R, तो रिवर्स ही नहीं बना सकते, बाकी तीनों बना सकते हैं। तो सो ऑप्शन D सही हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर 2 R, रिवर्स में 2 R का यूज किया गया है, एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ एक सिंगल R है, तो इसको नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले, फिर वह बाएं मुड़े और 4 किलोमीटर चले, अंत में वह बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। वह अपने घर से कितनी दूरी पर थी? ठीक है, लेट अस सपोज कि ये घर है श्रीमान दास का। ठीक है, वहां से ये अपने जो है सीधे अपने मित्र के घर पे चले। लेट अस सपोज कि ये मित्र का घर है। ठीक है, ओके, तो यहां से वो चले 12 किलोमीटर। ठीक है, देन क्या हुआ? वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले। अब ये वापस आए और इसी मार्ग पर 8 किलोमीटर, लेट अस सपोज कि यहाँ पर 8 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? वो दाएं मुड़ेंगे। तो इनका दाएं कौन सा होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ कितना गए? 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़े। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से बाएं कौन सा होगा? तो ये वाला होगा 4 किलोमीटर, क्योंकि ये भी 4 बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 8 कवर कर ले तो यहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट के सामने आएगा 4 किलोमीटर। देन क्या हुआ? अंत में वह बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। ठीक है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर फिर से चले। ठीक है, ओके, तो वह अपने घर से कितनी दूर है? तो ये वाला टोटल था 4, तो यहाँ से टोटल क्या होगा? 4 में से वो 2 किलोमीटर चल चुके हैं, तो बचेगा कितना? 2 किलोमीटर। 4 - 2 = 2। ठीक है, तो स्टार्टिंग से वो अपने जो है 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग, रंग को वर्षा, वर्षा को धूल, तो मछलियां कहाँ रहती है? तो मछलियां कहाँ रहती है? मछलियां जल में रहती है और जल को ये क्या बोल रहा है? रंग। सो ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा, रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 36.1 डिवाइड बाय 1024 का स्क्वायर रूट, तो हमें सॉल्व करना है इसको। क्या होगा ये? तो अगर हम 361 नीचे लगाए एक 0 पॉइंट के नाम की, इसी तरीके से हम 1024 ऊपर लगाए एक 0 पॉइंट के नाम की, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा √361 डिवाइड बाय 1024। तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 किसका होता है? यानी कि अगर हम बात करें 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 361 क्या होता है? 19 होता है। इसी तरीके से 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है 32 का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 19/32। ठीक है, ओके, और हम इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे हमारे पास 361 था। ठीक है, 361 था, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 पे जाएगा पहले। 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2, पेयर में उतारना है इसको। 61 अगेन 1 का डबल 2 के पीछे हम कौन सा नंबर लगाए कि पूरा पूरा चला जाए? तो 2 9। ठीक है, 9 9 जा 81, 9 2 जा 16 18 और 8 26, तो ये हो जाएगा 19। इसी तरीके से हम 1024 का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1024। ठीक है, सबसे पहले जाएगा 3 3 जा 9 पे। ओके, तो यहाँ पे 1 और 2 और 4। ठीक है, 1 2 और 4। यहाँ से करेंगे 3 का डबल 6 के आगे कौन सा नंबर लगाए? 2 लगाए। 62 2 जा क्या होता है? 124। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32। तो राइट आंसर हो जाएगा 19/32। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस एक्स बाई 144 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 13 बाई 12, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बाई 144 क्या होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। ठीक है, ओके अब इस 1 को उस साइड ले जाके माइनस कर सकते हैं, तो 144 में से 169 में से 144 जाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बटा 144। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बटा 144 इक्वल टू 25 बटा 144, तो यहाँ से 144 कट हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि √3 1.732 है, होता ही है ये तो √3/4 की वैल्यू क्या होगी, तो √3/4 को हम राइट कर सकते हैं √3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी कि हमें इसको सोल्व करना है, तो 2 8 जा 16, सीधा ही 8 पे जाएगा 0.8। ठीक है, तो 0.866 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतत सम संख्या, सतत होता है कॉन्टिन्यूअस, सम संख्या यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 2 के टेबल में आए। ठीक है, सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो लेट अस सपोज की पहली संख्या हम मान लेते हैं x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी, x + 2 होगी, क्योंकि पहली संख्या अगर मान लो 2 सम संख्या है तो 2 के बाद क्या आता है, 2 छोड़ के ही ठीक है नई संख्या आती है, तो x + 2। ओके चलिए, अब अगर हम बात करें तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि x की मल्टीप्लाई हम x + 2 से करें तो क्या आएगा, 6 8 8 8। ठीक है, ये गिवन है। ओके, तो अगर हम इनको जो है इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हम बेसिकली इसको फैक्टर्स में डिवाइड करना होगा और हमें बताना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि x और x + 2 में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो क्या था इनकी मल्टीप्लाई, 6 8 8 8। अब हमें क्या करना है, इसको 6 8 8 को फैक्टर्स इसके करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से अगर हम इसको करेंगे तो 2 3 and 4 4 and 4। तो इसी तरीके से अगर हम दोबारा 2 से करेंगे, तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा x = x + 2 इक्वल्स टू 41 × 2 × 4 × 3 × 7, 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 82 और इसको अगर हम करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 7 इज 21 दूनी 42 दूनी 84। ठीक है, तो एक हो जाएगा 82, एक संख्या हो जाएगी 84। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 84 है। सो 84 ऑप्शन में नहीं है, सो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो ए क्या है, 7 + b है। 15 वर्ष पहले बी की आयु, ए की आयु की 15 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगी, b - 15 होगी। ठीक है, बी की आयु जो है वो ए की आयु का 3/4 थी, तो ए की आयु 15 साल पहले, ए - 15 और इसका 3/4। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस समय उनकी आयु क्या है। ओके, तो अगर हम यहाँ से इसको सोल्व करें 3/4। ठीक है, ओके, तो इसको सोल्व करते हैं तो 4b - 15 × 60 होता है, यहाँ से 3a - 45। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें 4b - 3a, 4b - 3a इक्वल टू 45 - 45 + 60, ये हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा हमारे पास 15, तो हम राइट कर सकते हैं 4b - 3a इक्वल टू 15। अब जो a की वैल्यू थी वो क्या थी, b से 7 ज़्यादा, यानी कि a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 7 + b राइट कर सकते हैं। तो दिस इज 4b - 21 - 3b
इक्वल टू 15, तो 4b माइनस बी इज 3b इज b, और 15 प्लस 21, 15 प्लस 21 क्या हो जाएगा 6 36। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 36, और a की वैल्यू क्या होगी b से 7 ज़्यादा, 36 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 43। ठीक है, तो इस समय उनकी आयु कितनी है, एक की 43 है और एक की 36। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93। यदि x is to y proportional to 2 is to 3 and 2 is to x proportional to 4 is to 8 तो y का मान क्या होगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं, तो 2/x क्या हो जाएगा 4/8, और यहाँ से 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा x/y इक्वल्स टू 2y3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 2y, x की वैल्यू है 4, तो 3 इंटू 4 इज 12, 12 इक्वल्स टू 2y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, सो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ए 7/8 कार्य को 28 दिन में कर सकता है, बी 5/6 कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उससे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ए जो है वो 7/8 कार्य को पूरा कर सकता है 28 दिन में। अब वो एक कार्य को पूरा करेगा 28 मल्टीप्लाई 8/7 दिन में। ठीक है, 7 4 जा 28 और 8 4 जा 32, तो 32 दिन में वो पूरा करेगा। इसी तरीके से बी जो है 5/6 काम को पूरा करता है 20 दिन में, और एक काम को पूरा करेगा 20 मल्टीप्लाई 6/5, यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 24 दिन में। ठीक है, तो एक इसी काम को जो है ए को एक काम को करने में समय लगता है 32 दिन, और बी को एक काम को पूरा करने में समय लगता है 24 दिन। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास x इज टू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 32 प्लस 24। ठीक है, तो 32 मल्टीप्लाई 24 बटे दिस इज 56। ठीक है, 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56, 32 मल्टीप्लाई 3 इज 96, तो 96 को हमें 7 से भाग करना है, तो 13 7 91 होता है, और यहाँ पे बचेगा 5/7, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 is to 5/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वेयर 7 is to 1/2 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 82 is to 1/2 डिग्री प्लस tan स्क्वेयर 2 डिग्री इंटू tan स्क्वेयर 88 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह 7 is to 1/2 है, तो 90 माइनस हम क्या लिखें कि हमारे पास 7 is to 1/2 आए, तो हम इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वेयर 90 माइनस 82 is to 1/2 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 82 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से अगर हम करें ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस tan स्क्वेयर 2 डिग्री इंटू tan स्क्वेयर 90 माइनस 2 डिग्री। ठीक है, अगेन वही आएगा 88, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिक इक्वेशन में। अब साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा इज कोस स्क्वेयर 82 इज टू 1/2 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 82 इज टू 1/2 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से टेंजेंट इनटू ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वेयर 90 माइनस 2 डिग्री इज कोट स्क्वेयर 2 डिग्री। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, दिस इज कोस स्क्वेयर 82 इज टू 1/2 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 82 इज टू 1/2 डिग्री प्लस tan स्क्वेयर 2 डिग्री और इंटू tan कोट स्क्वेयर 2 डिग्री। अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1, और tan इंटू कोट, टेंजेंट इंटू कोट होता है 1/tan होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 + 1, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, सो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें क्या करना है, एक इक्वेशन दी हुई है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो अगर हम देखते तो लगभग हमें ये दोनों इक्वेशन जो है सिमिलर ही नज़र आती है, नंबर्स बिल्कुल सेम है, साइंस का डिफरेंस। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। क्या करेंगे, √6 माइनस √35,
ठीक है। और उसके बाद +√10 माइनस √21, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरी इसको हमने रीअरेंज कर लिया है। और इसी तरीके से हम करेंगे दूसरी वाली को, √6 माइनस √35, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्योंकि -10 है, √10 माइनस √21, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट a एंड दिस इज b, ठीक है। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को ही हमें सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज a, दिस इज b, ठीक है। चलिए देखते हैं अब √6 माइनस √35 का स्क्वेयर, ठीक है। और माइनस में हम क्या करेंगे, √10 माइनस √21 का स्क्वेयर। बस इसको हमें सॉल्व करना है। दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इसी तरीके से माइनस में a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। बस वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास राइट आंसर आएगा यहाँ पर 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97th। यदि x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 7 + 3 तो x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 34 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो x हमारे पास गिवन है, तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है, और +3। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 3 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है। दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे ताकि ये क्यूब रूट जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ से होगा x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू 7, ठीक है। क्यूब रूट से जो है क्यूब से क्यूब रूट कट हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें ओपन करना है। ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। और इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, 7, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वेयर और प्लस 27 x इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब अगर हम इस 7 को इस साइड लेके आएंगे तो 7 और ये वाला 7 माइनस में हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 34 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। तो हमें यही बताना है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 34 इज इक्वल्स टू क्या होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा डी, 0, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी है, मासिक खर्च इतना है, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, मासिक खर्च में भी इंक्रीमेंट होता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, ठीक है। यानी कि सेविंग्स बतानी है कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गई है, ओके। चलिए तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इनकम कितनी है, ये वाली है, और खर्च कितना है यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, इतना है। तो बचत कितनी होगी, जितनी इनकम है, और इनकम में से अगर मैं मेरा खर्च माइनस कर दूं तो क्या आएगा, बचत। यानी कि 13,500 में से 9,000 मैंने खर्च कर दिए तो बचे कितने, 4,500। 4,500 मेरी क्या है, बचत यानी कि सेविंग, ठीक है। अब अगर इंक्रीमेंट होता है 14%, ठीक है, पहले सेविंग्स कितनी थी, 4500, ठीक है। अब हमें बताना है कि इंक्रीमेंट होने के बाद बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बचत में यहाँ पर कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा, अगर 14% मासिक आय में इंक्रीमेंट होता है तो पहले थी 13,500, ठीक है, 13,500 थी, अब इसका 14% इंक्रीज कर दिया, यानी कि कितना इंक्रीज किया, 14% इंक्रीज करके इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा 1890, यानी कि पहले 13,500 थी, अब उसमें 1890 और इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अभी कितनी हो गई फिर, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 0, 9 और 8 और 5, 13, ठीक है, देन 5 और 1, 15,390 अभी मासिक आय है, ठीक है। अब जो खर्च है उसमें भी 7% की वृद्धि हो गई,
9,000 का 7% क्या होगा? तो 9,000 का 7% होगा 630 रुपये। यानी कि अब कितने खर्च कर रहा है वो बंदा? ये कर रहा है अभी 9630 रुपये। ठीक है, यानी कि इन उसको मिल रहे हैं 15,300 और खर्च कर रहा है वो 9630 रुपये। तो बचत कितनी होगी अब? 5,760 रुपये। पहले बचत कितनी थी? 4500। ठीक है, अब बचत में इंक्रीमेंट कैसे पता लगेगा? जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में बचत थी और अब इंक्रीमेंट होने के बाद जो बचत जितनी ज़्यादा बचत रहेगी पहले वाले से। ठीक है, तो 5760 में से हम 4500 माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 1260 रुपये। ठीक है, नीचे 4500 है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 28%। ठीक है, यानी कि अब कितने प्रतिशत की इंक्रीमेंट हो गई है सेविंग्स में? 28% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां दो विभिन्न रेलवे स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर आ रही है और एक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनके मिलने के इसमें तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है और ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, लेट अस सपोज कि ए यहाँ से आ रही है और बी यहाँ से। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी सापेक्ष गति, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इनकी जो गति है वो बढ़ जाती है, यानी कि ऐड हो जाती है। ये 50 से आ रही है, ये 60 से आ रही है, तो सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? सापेक्ष गति हो जाएगी 50 + 60 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मान लिए जाए कि ये x घंटे बाद मिलती है, x आवर बाद एक दूसरे से मिलती है, तो a कितनी दूरी तय कर लेगी? a जो दूरी तय करेगी वो करेगी 50 × x। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें b, तो b कितनी दूरी तय करेगी? 60 × x। ठीक है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 60x करेगी, ये 50x करेगी। ठीक है, ओके। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 60x दूसरी वाली 50x दूरी तय कर रही है, तो ये कितने किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेती है ये वाली? तो 120 किलोमीटर ज़्यादा। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 120। अब यहाँ से 10x = 120 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है तो इसकी दूरी आ जाएगी और यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी। तो 12 × 72 720 और ये करेगी 12 × 5 60 600। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी थी, तो दोनों की जो दूरी है वो हम ऐड कर देंगे। तो 600 + 720 ये हो जाएगा हमारे पास 1320। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमें बतानी है कितनी है। तो 10 वर्ष में इतनी हो जाती है, 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 2 वर्ष की हम देख लेते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 वर्ष, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो ब्याज की वजह से हो रहा है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3000 - 2900 तो 100 रुपये। ठीक है, अब 2 वर्ष का इतना है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 50 रुपये। और 8 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का 50 और 8 वर्ष का 400 रुपये। ठीक है, अब ये जो राशि हो रही है इसमें से क्या है? 800 रुपये तो क्या है हमारे पास? सॉरी, 400 रुपये तो हमारे पास क्या है? ब्याज है। तो मूलधन कितना हो गया? 2500 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना हो गया? 2500 और मूलधन 2500, ब्याज कितना हुआ? 400 और समय कितना हो गया? 8 वर्ष का है ये, × 8। ठीक है, हमें बताना है रेट बतानी है हमें। ठीक है, डिवाइड बाय 100 = 40। ठीक है, तो हमें यहाँ से रेट पता चल जाएगी। 400 × 100 डिवाइड बाय 2500 × 8। तो यहाँ से अगर हम रेट निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आएगी 2%। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैथ के क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे तो इस टाइप से थोड़ा
इस तरीके से करवाने पड़े। और चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको सेकंड मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, बाय।